Welcome back, my dear friends. This is part 2 of appointments of judges. हम बात कर रहे थे वैकेंसीज के ऊपर, तो आई हैव रेक्टिफाइड दिस स्मॉल एरर। इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है दैट इज 21,017, लेकिन उसकी जो वर्किंग स्ट्रेंथ है दैट इज 16,135. दैट मीन्स 4,882 vacancies are there. That means 23.3% की vacancy है in percentage in district and subordinate courts. And if you take out an average of vacancies in our courts, then you will find that 30 to 35% ऑन एवरेज वैकेंसीज हैं, अगर आप पूरी जुडिशरी की जो एवरेज निकाले तो वैकेंसी की। अब इसका जो रिलेशन है वो है इफेक्टिवनेस के ऊपर। अगर कम जजेस हैं, अगर आप पॉपुलेशन टू जजेस का रेशियो निकाले तो भी दुनिया में सबसे पीछे की ओर भारत आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आप कई बार आपको ये भी पढ़ने को मिला होगा कि हमारे जो जजेस है उसकी क्वालिटी पे आप मीन्स जनरली स्पीकिंग वो अच्छा काम निभाते हैं अपना, राइट, बिजी रहते हैं, बहुत काम करते हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन कम जजेस होने के हिसाब से जो इसकी इफेक्टिवनेस है जुडिशियरी की वो बिगड़ जाती है। दूसरी चीज ये है कि अगर कम वैकेंसीज हैं तो इसका मतलब है कि जो रेजोल्यूशन है वो स्पीडियर होगा, और इसका वाइसा वर्सा है कि अगर ज्यादा वैकेंसी है तो रेजोल्यूशन की जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। नाउ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं दैट पेंडिंग केसेस विल नेवर बी सोल्व इफ वैकेंसीज कीप ऑन इंक्रीजिंग। अभी तो सिचुएशन ये हो रही है कि वैकेंसीज बढ़ रही है। और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा दैट 70,000 जजेस विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर ऑल द पेंडिंग केसेस, एंड यू नो देयर आर सम 3 crore plus cases that are pending overall in our judicial system. Nearly 50% से भी ज्यादा लोग जो जेल के अंदर बंद है वो अंडर ट्रायल्स है। उनमें से बहुत सारे तो एविडेंस ना होने के हिसाब से या फिर गलत तरीके से जेल में होंगे, तो उनके ह्यूमन राइट्स और उनके फंडामेंटल राइट्स तो ब्रीच हो रहे हैं अभी। जब वो बाहर भी आएंगे निर्दोष, देन हु इज गोइंग टू गिव देम बैक ऑल दैट ईयर्स? सो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। तो ये वैकेंसी का एक सिनारियो है। मूविंग ऑन, लोअर कोर्ट्स की वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करें, दैट लोअर कोर्ट्स में जो ये इतनी ज्यादा वैकेंसीज है उसका रिस्पॉन्सिबल कोर्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक बात, देखिए मैं गवर्नमेंट के पक्ष में और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में ये लेक्चर मैंने डिजाइन नहीं किया, दैट इज नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं वही पॉइंट्स आपको सर्व कर रहा हूँ जो पॉइंट्स जरूरी है इसके समझने के लिए। वी आर ओनली डिस्कसिंग those things that are important for our preparation. That government has little to do with appointment in lower courts. It is the responsibility of the judiciary to fill this huge number of vacancies. जो ये लोअर कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसकी वैकेंसीज को फिल करने की जो जिम्मेवारी है वो है जुडिशियरी सिस्टम की। वही एग्जाम्स निकालेंगे, वैकेंसीज में एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, एंड दे आर द वन हु विल select judges for subordinate courts. Moving on, एक नजर हम डालते हैं कंसल्टेशन जो शब्द है उसके ऊपर एंड कॉलेजियम के ऊपर। Now first of all, before I move any further, आप ये बात समझ लीजिए that there is no mention of collegium in our constitution. राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम सिस्टम नहीं है। कॉलेजियम के बारे में मैंने आपको पहले भी पार्ट 1 में बताया दैट इट इज ए बॉडी विच अपॉइंट्स जजेस। नाउ स्ट्रेंज थिंग इज दैट ये जजेस ही जज को अपॉइंट करते हैं, राइट। दिस थिंग इज नॉट सीन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसीज। तो दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी में ऐसी कॉलेजियम सिस्टम नहीं है जहां पे जज ही जज को अपॉइंट करते हैं।
लेकिन ये शुरू कहां से हुआ? फर्स्ट जजेस केस, ये नाम है इसका, फर्स्ट जजेस केस दैट टुक प्लेस इन 1982। दैट उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस एंड इट ओनली इंप्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही विल सेंड names for recommendation to president, right? और ये जो उनका व्यू एक पूछते हैं और बताते भी है अपना व्यू, राइट? तो वो एक कॉन्करेंस नहीं था उस टाइम पे, इट वाज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट के जो CJI ने कहा है यू हैव टू, आपको उसको मानना ही पड़ेगा, स्वीकारना ही पड़ेगा, वो उस टाइम पे नहीं था। देन केम second judge's case of 1993. The court reversed its earlier ruling and changed the meaning of the word consultation to concurrence. इस टाइम यहां से कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ। तो यहां से 1993 में से ये कॉलेजियम सिस्टम आ गई, और जो कंसल्टेशन था पहले, जो मानना मीन्स ऐसा नहीं था कि पहले जो ऐसी सिस्टम थी कि इट वाज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, राइट? कि जो CJI ने कहा है वो जो एडवाइस है उसको आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। लेकिन आफ्टर 1993 इट बिकेम मैंडेटरी दैट द एडवाइस ऑफ CJI इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बाध्य हो गया प्रेसिडेंट के ऊपर कि जो CJI की दी गई एडवाइस को उनको मानना ही पड़ेगा। और थर्ड जजेस केस ऑफ 1998, ये फ्रेंड्स याद रखिए, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द ईयर एंड ऑल दिस थिंग्स, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, राइट? सो ये नंबर्स के चक्कर में प्लीज डोंट गेट लॉस्ट इन इट। कंसल्टेशन ऑफ CJI विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट? ये जो अभी जो कॉलेजियम सिस्टम काम करती है, वो आर द मेंबर्स ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। वन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देन यू हैव 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। This is the formation of or format of collegium system. तो अगर उस कॉलेजियम सिस्टम में से 2 जजेस है वो डिफर कर रहे हैं, then CJI will not send the name for the recommendation of the president, right? तो ऐसी चीजें आ गई। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया that there is no mention of collegium in constitution। जब हम ओपेकनेस की बात करते हैं कॉलेजियम की, तो एक चीज जो हमारे सामने आती है वो है ये, दैट इज a letter written by Supreme Court के जज, and he is not only a Supreme Court judge, he is part of the collegium system। collegium system के एक जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिख के कहा है कि I am not going to participate in the collegium's meeting। और उन्होंने कहा है कि ये जो जज अपॉइंट करते हैं जजेस को, ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। देयर इज, यहाँ पे कोई कारण नहीं बताए जाते, किसी का ओपिनियन नहीं लिया जाता, ना ही ये रिकॉर्ड होते हैं, बस 2 लोग डिसाइड करते हैं कि इनको लेना है या नहीं लेना है और बात खत्म। क्या ऐसे जजेस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट हो सकती है? ऐसा क्वेश्चन उठाया है जस्टिस छेलामेश्वर ने, और ये एक छोटी बात नहीं है। ही इज पार्ट ऑफ कॉलेजियम सिस्टम फ्रेंड्स। आपको इसको अलग अलग एंगल से देखना है, गवर्नमेंट का भी एंगल देखना है, कोर्ट का भी एंगल देखना है, किसी के अगेंस्ट में जाकर नहीं, लेकिन आपको समझकर आगे बढ़ना है। एंड देन यू हैव ए व्यू फ्रॉम जस्टिस छेलामेश्वर हु इज पार्ट ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में, राइट? इसको मैंने नाम दिया है मिडिल ग्राउंड। मिडिल ग्राउंड मींस एक बीच की जो जगह जहां पे दोनों साइड थोड़ी थोड़ी आगे बढ़कर कोई सॉल्यूशंस निकाले। हमें यह समझना है, और it is the responsibility of judiciary, both judiciary and executive, to find a solution for this matter। ये दोनों जो विंग्स है डेमोक्रेसी की, they are the pillars of democracy, और ये दोनों पिलर्स को समझना है that they together have to find the solution। it is their responsibility। उनको एक ऐसा रास्ता निकालना है जहां पे जुडिशियरी का जो इंडिपेंडेंस है वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और ट्रांसपेरेंसी भी बरकरार रहे। और गवर्नमेंट को ये बात समझनी है दैट टिल वी डू नॉट गेट न्यू प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ कॉलेजियम।
हमारे पास जब तक कॉलेजियम का कोई अल्टरनेटिव नहीं है तब तक हमारे पास कॉलेजियम सिस्टम है, तो गवर्नमेंट को उसको अभी के टाइम पे तो सपोर्ट करना चाहिए। अदर थिंग इज दैट अपॉइंटिंग रिटायर्ड जजेस, जो अभी फिलहाल हो रहा है कि जो रिटायर्ड हो गए जजेस को वापस बुलाया जाता है और थोड़े टाइम के लिए वो लोग बैक टू नॉर्मल सर्विसेज देते हैं, तो दैट इज फाइन फॉर द टाइम बीइंग, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, हमें ये भी समझना है। और लास्ट में हम बात करेंगे दैट द टर्म नेशनल इंटरेस्ट शुड बी डिफाइंड, इसको विस्तार से डिफाइन, इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी होगी, वरना देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर रोग पर्पस और पर्पसेस। और एक चीज समझनी है, इट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, के अगर एग्जीक्यूटिव के हाथ में वेटो है, right, then that is also dangerous for a democracy. Executive should not have a complete veto. If there are any problems with a particular name of judge for appointment, then both when I say both I mean judiciary and executive, both can sit down and discuss this. अगर कोई एक जज या दो जज या कोई भी नाम के ऊपर प्रॉब्लम है, then both sides should sit down, talk with each other and find a solution regarding this. Last में, before I conclude this lecture, I would say that democracy without rule of law is dangerous and it may even lead to unfair elections in future. अगर democracy में rule of law नहीं है, right, then it is very dangerous. और future में ऐसा भी time आएगा जब elections ही unfair होंगे, तो you have the candidate who is not worth being a executive, वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे and they will destroy the whole judiciary system of our country. Right, so that's everything in this lecture, appointment of judges. Please do not forget to pass me your comments, right friends, it is ये बहुत important है। जब आप मुझे comments भेजते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे comments मिलेगी तो कोई फायदा होगा, it gives me positive energy to work for you guys, right, ये connection है मेरा और आपका। आपकी जो comments है that is a yes or no from you, राइट, वरना तो ऐसा है कि मैं एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बोल रहा हूं और कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, आई डोंट नो दैट। अगर आपने ये पूरे लेक्चर सुने हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है दैट डू पास मी योर कमेंट्स। इफ यू लाइक माय वीडियोस, अगर दूसरे भी वीडियोस आपको पसंद है, अगर आपको ये चैनल पसंद है, इफ यू वांट दैट मैं आपको और ज्यादा ऐसे solutions and videos and explanation provide करूँ, then do not forget to subscribe my channel. अगर subscribe कर लिया then make sure you turn on that notification so you get notified whenever I upload any video, and do not forget to share it with your friends. आप discuss कीजिए कि आपने क्या पढ़ा है आज अपने friends के साथ सोशल मीडिया पे, right, 2-3 पॉइंट्स इसके ऊपर से उठा कर दीजिए, और सोर्स के रूप में आप इसको लिंक को शेयर कर सकते हैं, that you the source for your information is this. Right friends, so I'll keep it till here. Enjoy your time and I'll see you all soon. Bye for now.